हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करते हैं अच्छे होंगे, है ना। तो हम लोग का चल रहा है फिजिक्स और उसमें गोलीय सतहों से प्रकाश का अपवर्तन के बारे में बातें कर रहे हैं हम लोग। और मैंने बताया था आप लोगों को कि प्रकाश के जो अपवर्तन होते हैं उत्तल सतह से, वो दो स्थितियों में होते हैं। पहली स्थिति कि जब प्रतिबिंब कैसा हो, आभासी हो, और दूसरी स्थिति क्या था उसमें कि जब प्रतिबिंब कैसा हो, वास्तविक। ठीक है। तब मैंने आप लोग को बताया था कि जब प्रतिबिंब आभासी हो अर्थात काल्पनिक हो, उसमें मैंने बता रखा था, याद आया आप लोग को। हाँ, आ गया होगा। ठीक है। तो आज हम बात करने वाले हैं कि जब प्रतिबिंब कैसा हो, वास्तविक हो। ठीक है। तब दूसरा कंडीशन यहाँ लगा लेना होगा उत्तल सतह के लिए, जब प्रतिबिंब वास्तविक हो, इसके लिए अपवर्तन सूत्र प्राप्त करना है। ठीक है। तो हेडिंग लगा लीजिए आप लोग फटाफट, यहाँ लिख देते हैं। लिखना होगा दूसरा ये कंडीशन है उत्तल सतह के लिए, जब प्रतिबिंब कैसा हो, वास्तविक। लिखेंगे प्रतिबिंब जब प्रतिबिंब कैसा हो, वास्तविक हो। जब प्रतिबिंब वास्तविक हो। ठीक है। और इसके लिए क्या निकालना है हम लोग को, अपवर्तन सूत्र। जब प्रतिबिंब वास्तविक हो, इसके लिए निकालना है अपवर्तन सूत्र। तो इसके लिए अपवर्तन सूत्र हो जाएगा तो पहले फिगर देखेंगे। ठीक है। फिगर सबसे पहला काम करेंगे कि ये है हमारा एक उत्तल सतह है और इसका ये हो गया ध्रुव, ये हो गया प्रधान अक्ष हो गया। और प्रधान अक्ष होने के बाद इसको हम क्या करते हैं ना, एक वक्रता केंद्र यहाँ होता है, सी मान लेते हैं इसका। और ये है इसका अपवर्तनांक मान लेते हैं μ1, और इसका अपवर्तनांक इस साइड वाले का मानते हैं μ2। दो माध्यम है, μ1 और μ2, दो माध्यम देख रहे हैं। ठीक है। माध्यम कितने देख रहे हैं, दो ठो, μ1 और μ2। अब हम करते क्या है कि इस माध्यम को अगर हम क्या कर लें, ये कांच बना लें। ठीक है। क्या बना लें हम, कांच। देखिए जरा इसे दिखा देते हैं। ठीक है। इस माध्यम को तो क्या होगा, और ये उत्तल सतह जो है ना, उत्तल सतह ये परिच्छेद है, दोनों माध्यमों को अलग करने वाले उत्तल सतह का ये क्या है, परिच्छेद है, जिसको मैंने माना है m डैश। पिछले भांति है ना, जितना भी पीछे आप लोग देखे थे ना, वैसे ही कुछ बातें हो रही है। बात यही है कि अब थोड़ा इसको हम लिखना शुरू करेंगे। यहाँ पर मान लेते हैं कि एक बिंदु स्रोत है, प्रकाश स्रोत। ये क्या है, एक बिंदु प्रकाश स्रोत O है। इससे प्रकाश किरण निकल कर कहाँ गई है, कहाँ आपतित हुई है, m डैश पर। ठीक है। आपतित होती है तो आपतित हुई है तो यहाँ पर अभिलंब होगा। अभिलंब कहाँ से डाला जाता है, तब वो करता है केंद्र यहाँ से। तब मैंने इस तरह से इसको अभिलंब डाल दिया। फिगर को ध्यान रखेंगे, है ना, फिगर ध्यान से देखेंगे ताकि बुझा जाए आपको। ये अभिलंब हो गया। अब एक बात सोचे आप लोग कि आपको मालूम है अभिलंब का नाम मैंने रखा है इसको n और इसको बोले c। और यहाँ जो कोण बनेगा वो कौन सा कोण बनेगा, आपतन कोण I बनेगा। क्यों, आपतन कोण किसे कहते हैं, तो आपको मालूम है कि ये कौन से किरण है, आपतित किरण, और ये क्या है, अभिलंब। तो आपतित किरण और अभिलंब के बीच जो बना कोण होता है उसका नाम है आपतन कोण। और इसको मैंने नाम रख दिया A। ठीक है। कौन सा पॉइंट है, A। और ये किरण अपवर्तित होगी, ये किरण अपवर्तित होकर अब देखिए कहाँ डायरेक्ट जा रही है, यहाँ मिल जा रही है। ये किरण OA जो है अपवर्तित होकर कहाँ मिल गई, यहाँ पर मैंने इसको रख दिया। अच्छा, इसको थोड़ा पीछे बढ़ाए। अब एक किरण यहीं से निकल कर जा रही है OP, और ये OP डायरेक्ट आपतित होकर प्रधान अक्ष पर ही आपतित, लंबवत रूप से आपतित हो रही है। ठीक है ना। तो लंबवत रूप से आपतित हो रही है तो बिना विचलन के सीधे निकल जाती है, और निकल कर यहाँ पर I बिंदु पर क्या होती है, दोनों किरणें, दोनों अपवर्तित किरणें यहाँ पर I बिंदु पर मिल जाती है। ठीक है। अब दोनों I बिंदु पर मिलती है, इसका मतलब हुआ कि O, इसका अर्थ हुआ कि O जो है ना, O ये बिंदु स्रोत है, माने एकदम बिंदु मात्र है। ठीक है ना। इसका प्रतिबिंब बन गया है कहाँ, I पर बना है। अब इसका प्रतिबिंब बना यहाँ पर। अब चलिए इसके बाद अब हम बात करेंगे कि यहाँ पर प्रतिबिंब बनने के बाद हम कुछ मानेंगे बातें, और मानेंगे क्या क्या बातें शो देखेंगे आप लोग। यहाँ पर हम करेंगे क्या कि यहाँ पर थोड़ी सी बात कर लेते हैं। कौन सी बात, कि हम यहाँ सोचते हैं कि चीज़ को पहले लिख ले। फिगर तो आप लोगों को समझ आ गया, फिगर आ गया ना समझ। तो यहाँ से हम बात करेंगे, क्या चीज़ लिखेंगे कि माना कि दो अपवर्तनांक चाहिए, दो माध्यम जिनके अपवर्तनांक क्रमशः, ये सब लिख लेंगे, अपवर्तनांक क्रमशः जिनका अपवर्तनांक क्रमशः μ1 एवं μ2 है, जिनमें
μ2 ग्रेटर देन क्या है, μ1 है। कहने का अर्थ है कि μ2 है ज़्यादा सघन है और ये क्या है, विरल माध्यम है। ठीक है, क्या समझे, कौन सघन कौन विरल, तो हाई हो गया सघन, ये क्या हो गया, विरल माध्यम, क्योंकि μ2 ग्रेटर देन क्या है, μ1 है। अच्छा, अब यहाँ पर बात करते हैं एम एम डैश दोनों माध्यमों को अलग करने वाली उत्तल सतह के लिए क्या है, ये परिच्छेद है। ठीक है ना, माने दोनों माध्यमों को ये अलग करने वाले उत्तल सतह के लिए क्या है, परिच्छेद है। अच्छा, अब करेंगे क्या यहाँ पर, उत्तल सतह के लिए जिसका लिख देंगे जिसका वक्रता केंद्र, ठीक है ना, जिसका वक्रता केंद्र, उत्तल सतह की बात कर रहे हैं, जिसका वक्रता केंद्र सी, ध्रुव लिख देंगे पी, तथा प्रधान अक्ष क्या है, अंदाज करिए, पी सी, देख रहे हैं ना, आई, इस तरह से पी सी आई है। ठीक है, आगे बढ़ेगा तो पी सी आई प्रधान अक्ष हो जाएगा, चाहे इसको लिख सकते हैं ओ पी सी, इस तरह से लिख सकते हैं, प्रधान अक्ष है। ओ पी सी अब लिख सकते हैं क्या चीज़ है, प्रधान है, ओ पी सी क्या है, प्रधान अक्ष है। ठीक है, समझ में आई बातें। अच्छा, ये भूमिका हो गई बातें। अब हम करेंगे क्या ना, चित्र व्यवस्था में देखेंगे, इसी चित्रों में देखेंगे, हम लोग लिखेंगे कि चित्र में इसमें लिखेंगे ओ ए, पहले लिख देते हैं यहाँ पर कि ओ बिंदु जो है ना, बिंदु ओ, यहाँ से लिखेंगे बिंदु ओ बिंदु प्रकाश स्रोत है, बिंदु प्रकाश स्रोत है। ठीक है, प्रकाश स्रोत है, जिससे ओए किरण एम डैश पर आपतित होकर ए आई की ओर, ऐसे ए आई मैंने लिख दिया है, हालांकि इसको हम बी भी दिखा सकते हैं, तो ए आई की ओर क्या हो रही है, अपवर्तित हो जाती है, अपवर्तित, ये सब लिख लेंगे, अपवर्तित हो जाती है, चाहे अपवर्तित होती है। ठीक है, अच्छा, ओ पी प्रधान अक्ष पर लंबवत रूप से आपतित होती है, ध्यान रखना है इस सब चीज़ को, लंबवत रूप से आपतित होती है। थोड़ा रात हो गया है ज़्यादा, समझ रहे हैं, तो चिंता नहीं करना है, क्योंकि दिन तो टाइम समझ ही रहे हैं आप लोग। तो आपतित होती है जो बिना विचलित हुए, जो बिना विचलन के, चाहे बिना विचलित हुए, जो बिना विचलित हुए आगे की ओर क्या होती है, बढ़ती है। ठीक है, आगे की ओर बढ़ती है। आप देख रहे हैं कि बिना विचलित हुए कहाँ जा रही है, आगे की ओर इस तरह से बढ़ रही है। ठीक है, तो ध्यान रखेंगे, ये बात अभी मैंने बताया सब में अवतल खातिर हुआ, उत्तल में आप लोगों ने देखा कि आभासी खातिर, और वास्तविक के लिए भी देख रहे हैं वही चीज़ है। ठीक है ना, ये भूमिका सब हो रही है बातें। अब हम चलते हैं क्या चीज़, चित्र में देखेंगे हम लोग, ऐसे बढ़ती है, जो चित्रानुसार व्यवस्थित लिखेंगे। अच्छा, बढ़ती है। अब उसके बाद में कहेंगे कि बिंदु ओ का प्रतिबिंब दोनों किरणों को लिख देते हैं, दोनों किरणों को बढ़ाए जाने पर, ठीक है, बढ़ाए जाने पर ओ का प्रतिबिंब देख रहे होंगे, बढ़ाए जाने पर ओ का प्रतिबिंब वो है ना, ओ का प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, यथार्थ रूप से आई पर बनता है। ओ का प्रतिबिंब यथार्थ
रूप से, यथार्थ, इस पर लिखेंगे, यथार्थ रूप से आई पर बनता है। ठीक है, अब इस पर बनता है तो बात समझे आगे। जो चित्रानुसार क्या है, व्यवस्थित है, जो चित्रानुसार व्यवस्थित है। ठीक है, हम देख नहीं रहे हैं, आप लोग ध्यान रखेंगे, व्यवस्थित है, आप लोग को हम देख नहीं रहे हैं, आप ध्यान रखिए। ठीक है, जो चित्रानुसार क्या है, व्यवस्थित है, बातें हमने कर दिया यहाँ पर। अब गौर करिएगा, चित्र में ये सब चीज देख रहे होंगे आप लोग, जितना मैंने लिखा ना वो सब कहाँ से लिखा, चित्र से। अब चित्र व्यवस्था में लिखेंगे। अब चित्र व्यवस्था में, चित्र व्यवस्था में क्या देखना है, सोचे जरा। इसमें हम लोग देखेंगे कि P से, ध्यान दीजिए, P से C की बात करें हम, तो P से C जो है ना वो वस्तु क्या है, P से C क्या है, वस्तु है ना। P से C है, इसका क्या कहेंगे हम लोग, वक्रता केंद्र की त्रिज्या की दूरी की क्या बोलेंगे, सोचिए कितना बार हो चुकी है कहानी। तो हम सीधे से बोल सकते हैं कि PC जो है वो है वक्रता त्रिज्या, वक्रता त्रिज्या, और वक्रता त्रिज्या को किससे सुई करते हैं, R से। अब रही बात कि प्लस होगा कि माइनस, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है ना। तो कैसे करेंगे, प्लस होगा कि माइनस, तो देखिए ये दर्पण के आपको सीधे करते हैं कि क्या है ना, ये ध्रुव के बाईं तरफ रहे, बाईं तरफ रहे तो माइनस, और दाहिने तरफ रहे तो प्लस। तो इस साइड है दाहिने तरफ तो प्लस में हो जाएगा। ठीक है, सीधी सी बात है। अच्छा, P से हो गया। अब P से O की बात करते हैं, PO जो कि वस्तु की दूरी है ना, वस्तु बिंब की दूरी। तो अब इसको हम बोलेंगे क्या है, U, और ये प्लस में होगा कि माइनस में, तो माइनस में होगा। क्यों माइनस में होगा, क्योंकि बाईं तरफ है ना, ध्रुव से बाएं साइड है, तो इसलिए माइनस में होगा। आगे देख लेते हैं PI, जो देख रहे हैं ना PI, तो PI जो है प्रतिबिंब की दूरी है, प्रतिबिंब की दूरी की बात कर रहे हैं, तो प्रतिबिंब की दूरी आपने देखा, और प्रतिबिंब की दूरी को किससे सुई करेंगे, V से, और V किस में आएगा, प्लस की माइनस में, तो माइनस में आएगा कि प्लस में, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। सोचिए यहाँ से, ये है V, यहाँ पर ये है ना PI, तो इस साइड है ना दाहिने तरफ, तो दाईं ओर मापी गई दूरियां धनात्मक होती है, तो इधर हो जाएगा V किस में रहेगा, प्लस में। समझ में आई बात है। अच्छा, हम इसको मान लेते हैं कौन सा कोण, अल्फा। तो देखिए, माना कि कोण, ये देखिए कोण ACP, इसको माना अल्फा, कोण ACP बराबर मैंने क्या माना, अल्फा। देखेंगे आप लोग ध्यान से, ACP बराबर अल्फा। फिर इसको मानते हैं, इसको समझें, कोण AOP, ध्यान से, AOP बराबर ये थीटा मानते हैं इसको। वस्तु वाले को क्या माना मैंने, थीटा। कोण AOP बराबर थीटा, तथा ये देखिए, ये जो प्रतिबिंब बना है ना, इसके लिए बीटा मानते हैं, इसको क्या मानते हैं, बीटा। तथा कोण AIP बराबर बीटा माना। ठीक है, ये सब माना गया कोण है। अब इसको मानने के बाद ध्यान दिए होंगे तो समझ आई होगी, है ना। ध्यान मत हटाइएगा, नहीं तो फिर थोड़ी सी दिक्कत होगी आपके साथ। तो कोण AIP बराबर ये माना मैंने, बीटा मान लिया। ठीक है, अब चलिए, अब आते हैं अब त्रिभुज, पहले इस त्रिभुज में चलते हैं। देखिएगा कौन सा त्रिभुज में, तो पहले हम चलते हैं इस त्रिभुज में, बड़े वाले में, त्रिभुज AOC में। अब गौर करें कि हई कोण आपतन कोण है, और ये कोण कौन सा कोण है, अपवर्तन कोण R। तो अपवर्तन कोण को किससे सूचित करेंगे, R से, तो ये R हो जाएगा। ठीक है, अपवर्तन कोण। तो हम चलते हैं त्रिभुज देखिए AO किस में, C में, त्रिभुज AOC में, ध्यान देंगे AOC में। अब AOC में हम देखेंगे तो हई जो कोण है, ये कौन सा कोण है, आपतन कोण। तो आपतन कोण को किससे शुरू किया गया है, I। ध्यान से देखिएगा, तो हई बहिष कोण है, तो ये किसके बराबर होगा, ये I किसके बराबर होगा, तो ये कोण और ये कोण के योग के बराबर। ठीक है, तो इसको और इसको जोड़ेंगे तो बराबर, तो I बराबर होगा किसके, तो अल्फा प्लस थीटा के बराबर, अल्फा प्लस थीटा। इसमें चल रहे हैं, ध्यान दिया है ना। चलिए, अच्छी बात है, दिए हैं ध्यान। तो अब हो गया I, इसका जरूरत पड़ेगा I का मान। ठीक है, रख लेंगे। फिर तथा त्रिभुज, आगे अब इसमें चलते हैं, त्रिभुज ध्यान दीजिए, त्रिभुज ACI
आई में चलते हैं, ठीक है, ए सी आई में। अब इसमें चलेंगे तो हमारे पास कौन सा होगा, ए सी आई, इसकी बात कर रहे हैं, गौर कर रहे हैं ना। तो ए सी आई में बात करें तो हमारा अपवर्तन कोण क्या है, आर है ना। तो ये कैसे निकलेगा, तो अपवर्तन कोण की बात ना करेंगे इसमें, ठीक है, इसकी बात करेंगे, इसमें निकाल लेंगे हम लोग। तथा त्रिभुज ए, गौर करिए, ए सी आई में, ए सी आई में अब इसमें चलेंगे तो क्या मिलेगा, तो देखिए ये है बहिष्कोण, तो अल्फा हो गया, अल्फा हो गया, तो ये कोण और ये कोण के योग के बराबर होगा। तो यहाँ हो जाएगा, आते हैं अल्फा जो होगा यहाँ से होगा अल्फा इक्वल टू, ध्यान दीजिए यहाँ पर, ये अल्फा जो होगा वो किसके बराबर होगा, तो ये आर प्लस बीटा, ठीक है, आर प्लस बीटा इन दोनों के लिए, तो आर प्लस बीटा, ठीक है, दोनों के लिए बराबर हुआ। यहाँ से हम आर निकाल लेंगे तो याद कर हो जाएगा अल्फा माइनस ये आ जाएगा बीटा, अब बराबर क्या हो जाएगा आर, आर को रख लिया मैंने यहीं पर, बीटा को भेज दिया तो ये आया आर का मान, ठीक है। अब स्नेल के यानी अपवर्तन के नियम से आप लोग जानते हैं, अपवर्तन के नियम से ध्यान रखें, ये सब अपवर्तन के नियम से क्या नियम कहता है कि μ1 साइन थीटा 1 बराबर μ2 साइन थीटा 2, ये सब बुझा गया होगा, पिछले बार ये सब बात कर लिए हैं डिटेल्स में। अब यहाँ से याद है कर μ1 साइन, बताइए थीटा 1 को हम लोग क्या लिखेंगे आई, और μ2 साइन थीटा 2 को क्या लिखेंगे आर। ये अपवर्तन कोण है, ये क्या है आपतन कोण है। अब उपाक्षीय के किरणों के लिए क्या होता है, उपाक्षीय किरणों के लिए मैंने बताया था ना, उपाक्षीय किरणों के लिए क्या होता है, तो यहाँ पर μ1 बताइए साइन आई किसमें बदल जाएगा, आई में, तो ये हो जाएगा आई के बराबर, बराबर μ2 साइन आर, ये साइन आर किसके बराबर हो जाएगा, तो आर के बराबर हो जाएगा, ठीक है, पीछे बात कर लिए हैं डिटेल्स में। साइन आई के जगह पर क्या लिख देंगे आई, और साइन आर के जगह पर क्या लिख देंगे आर, ये किसके लिए है, उपाक्षीय किरणों के लिए। अब यहाँ से हम क्या करेंगे, आई तथा आर का मान रखने पर, आई तथा आर का मान रखने पर, अब इसको रखने चलिए, आई तथा आर का मान रखेंगे ना, तो बताइए μ1 रहेगा, आई का मान है, जैसे ध्यान दीजिए, जैसे देखिए आई का मान कितना है, अल्फा प्लस थीटा है ना, इसको रख देंगे अल्फा प्लस थीटा, अब बराबर यहाँ μ2 इंटू आर, आर का मान यहाँ से देखिए रखेंगे, आर का मान है ना, जैसे आर बराबर क्या है अल्फा माइनस बीटा, अल्फा माइनस बीटा, ये रह गया। अब चित्र में इसको सब देखेंगे हम और आगे बढ़ाएंगे, तो μ1 इंटू अल्फा क्या है, तो चित्र में देखिए कैसे कैसे किए थे, पीछे कर चुके हैं ऐसा, आपको फिर मिल जाएगा इधर से। देखिए अल्फा कैसे निकालेंगे हम लोग, अल्फा, अल्फा तो कौन है ना यहाँ पर, तो चाप बटा त्रिज्या, तो चाप क्या है AP, अब बटा त्रिज्या क्या है PC, तो AP बटा हो जाएगा PC, और फिर प्लस थीटा, तो थीटा यहाँ है ना, तो इसके लिए AP अब बटा क्या हो जाएगा PO, तो AP बटा PO, AP हो गया ये क्या है चाप, हो गया इसकी त्रिज्या, तो PO हो गया, ध्यान दिए होंगे। चलिए बराबर में μ2 इंटू अल्फा तो निकाल चुके हैं, AP बटा क्या है PC, और फिर माइनस बीटा कहाँ है, बीटा यहाँ है, तो इसके लिए क्या हो जाएगा, चाप तो यही होगा AP बटा यहाँ से यहाँ धैले PI, तो AP बटा PI हो गया, है ना, AP क्या है चाप है, अब PI क्या है इसकी त्रिज्या हो गई यहाँ से यहाँ। अब ध्यान रखेंगे कि आपका मिल ना जाए इधर, इस साइड देखिए। अब करना क्या है, याद देकर μ1 ऊपर AP देख रहे हैं, तो AP कॉमन हो गया, तो क्या बच गया यहाँ से 1 बटा PC, अब प्लस यहाँ 1 बटा PO हो गया, फिर बराबर μ2 रहा, फिर क्या हो जाएगा μ2 कॉमन क्या हो जाएगा, इसमें भी देखिए कॉमन क्या है, कॉमन दिख रहा है आप लोग को, कॉमन दिख रहा है AP, दोनों में है ना AP, तो AP कॉमन ले लेंगे, तो AP जैसे कॉमन लेते 1 बटा क्या बच गया PC, और माइनस 1 बटा क्या बच गया PI, PI जी PI। अब थोड़ा देखिए ना आगे, जगह कम है, मिटाए मिटाए, AP कट गया, ठीक है, दोनों तरफ से AP कट गया, बच गया। अब देखिए ये μ1 है, तो μ1 गुना करेगा 1 के साथ, तो हो जाएगा μ1 बटा PC, हो गया गुना, फिर प्लस यही μ1 गुना करेगा ऊपर में, तो μ1 बटा में PO हो गया, फिर बराबर ये गुना करेगा μ2 1 के साथ, ठीक है, तो μ2 अब बटा क्या हो जाएगा PC, फिर यही μ2 गुना करेगा, ये माइनस चिन्ह हो जाएगा, μ2 गुना करेगा 1 के साथ, तो μ2 अब बटा क्या हो जाएगा PI, ये तो नीचे ऐसा ही रहा, ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए।
तो आप लोग लिख लिए होंगे, है ना। मिटाते हैं इसको फटाफट, ना तो स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा तुरंत, और उसके बाद आप लोग लिख लेंगे। चलिए इसको मिटाते हैं। चलिए तो ध्यान दिया जाए, हम इसको लेकर आ रहे हैं यहाँ से, देखिए यहाँ से लेकर आ रहे हैं, गौर करें क्या है μ1, गौर करिए μ1 बट्टा क्या है PC, तो PC बताइए इसमें कहीं है, छाटे होंगे। PC क्या है तो प्लस में R, तो प्लस में R, फिर प्लस तो प्लस, ध्यान दीजिएगा बोर्ड पर, μ1 तो μ1 रहा, और बट्टा में क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा PO, तो PO क्या है यहाँ से देखिए माइनस में U, तो माइनस में U लिख दिया मैंने, ठीक है। फिर बराबर तो बराबर, फिर क्या दिया है μ2 लिखा, बट्टा क्या बोला PC, तो PC क्या है यहाँ से देख लेंगे, प्लस में R है, R ध्यान रखना है बढ़िया से, ठीक है, R हो गया। फिर क्या है ना, आगे चलते हैं, माइनस है तो माइनस लिखेंगे, μ2 लिख दिया, बट्टा में क्या है PI, तो PI का मान कितना है देखिएगा, PI क्या है प्लस में भी, तो भी लिख दिया। कंफर्म हो गया यहाँ तक। अब चलिए आपको मैंने बताया था R वाला एक तरफ और U भी वाला एक तरफ, R वाला ये है और ये है, इसको बुला लेते हैं यहाँ पर, ठीक है ना। तो एक काम करते हैं ना कि इसको भेज देते हैं उस साइड, इसको ले लेते हैं इस साइड, तो ये माइनस में है ना, तो इधर आएगा तो देखिए क्या हो जाएगा, तो प्लस में हो जाएगा μ2, ध्यान दीजिए μ2 बटा में क्या हो जाएगा भी, और ये यहीं पर है, ये चीज़ यहीं पर है, तो ये प्लस और ये माइनस क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, और क्या चीज़ μ1 बटा U, अब बराबर ये है μ2 बटा क्या है R, और ये जो है ना प्लस में उस साइड जाएगा, बराबर के उस साइड, तो माइनस हो जाएगा μ1 बटा R हो गया। अब यहाँ से बताइए ये सही रहेगा कि μ2 बटा भी, अब माइनस हो जाएगा μ1 बटा भी U, अब बराबर यहाँ लघुत्तम हो जाएगा R, और ये ऊपर वाला ऐसा ही उतर जाएगा, नीचे वाला जब बराबर है तो ऊपर वाला ऐसा ही आ गया। अपवर्तन सूत्र इसका भी, ठीक है ना, यही अपवर्तन सूत्र है। आपने देखा कि तीनों के लिए सेम ही आया है, तीनों के लिए सेम ही आया है। अब बात थोड़ी सी और बढ़ा ले आगे, वो देखें यदि हम बात कर लें कि यदि ये हवा है, क्या चीज़ है हवा, तो हवा है तो μ1 का मान कितना हो जाएगा 1। अच्छा तो यदि μ1 इक्वल टू कितना 1, किसके लिए, हवा के लिए, हवा के लिए, ठीक है। तथा यहाँ ये जो है ये कांच हो, क्या चीज़ हो, कांच, और इस कांच के लिए अपवर्तनांक हम क्या मानते हैं μ, तथा लिखेंगे तथा μ2 इक्वल टू, ये दूसरा है ना, इसका मान हमने माना μ हो, यानी कांच के लिए, किसके लिए, कांच के लिए, कांच के लिए हो तो म्यू हो तो क्या हो जाएगा, अब इस फार्मूला में रखेंगे, इस फार्मूला में रखेंगे ना इस मान को, तो क्या हो जाएगा कि μ2 की जगह पर μ, अब μ1 की जगह पर 1 रख देना है, तो इसमें बन जाएगा, देखिए μ2 है तो क्या लिखेंगे, तो μ बटा भी, अब माइनस μ1 की जगह पर क्या लिखना है 1, अब बटा में क्या हो गया u, अब बराबर हो जाएगा μ2 तो μ, अब माइनस में μ1 तो 1, अब बटा में क्या हो गया r, और यही फार्मूला रहा, यही फार्मूला, ठीक है। तो हर एक स्थिति में आपने देखा, ध्यान दीजिए, वो अवतल सतह के लिए, उत्तल सतह के लिए, उत्तल सतह में दो गो शर्त आया था, एक जब प्रतिबिंब आभासी हो और दूसरा जब प्रतिबिंब वास्तविक हो, तभी वास्तविक की बात की है। तीनों स्थितियों में ना आप देखें ना तो समान एक ही फार्मूला आता है, ठीक है, फार्मूला सेम है, चेंज नहीं है, बढ़िया से ध्यान रखेंगे। तो इसलिए गोलीय सतह से जब भी अपवर्तन होगा, गोलीय सतह से जब भी अपवर्तन होगा, उस अपवर्तन का जो सूत्र होता है ना μ बटा v माइनस 1 बटा म्यू 1 बटा u बराबर में म्यू माइनस 1 बटा r, यही सूत्र होता है तीनों में, ठीक है ना। अच्छे से एक जगह तीनों को कर लीजिएगा, इकट्ठा करके रखिएगा, उसको लिख लीजिएगा, ध्यान दे, ध्यान तीनों में लिख लेना है, यानी तीनों को लिख लेना है, ध्यान दे में, ठीक है, इसमें समझ में आ जाएगा। तो कंफर्म हो गए, उम्मीद करें कि बातें समझ में आप लोग को आई होगी, और जब बातें समझ में आ गई तो अच्छी बात, अगर ना आए तो फिर से एक बार देखें और आपको ये रिवाइज हो जाएगा, और आप बढ़िया से देख कर आप कर लेंगे इसको, क्योंकि ये चीज़ है ना थोड़ी से आपके लिए टफ हो सकती है, ठीक है। बट 1 से 2 बार देख लेंगे ना, 2 बार देख लेंगे, 2 से तीसरा बार देख लेंगे तो समझिए कि एकदम क्लियर, ठीक है ना, बिल्कुल क्लियर हो जाएगा, 3 बार में तो एकदम क्लियर हो जाएगा। तो फिर हम मिलेंगे अगले वीडियो में नए टॉपिक के साथ, इसके आगे का टॉपिक क्या है उस पर बातें करेंगे, ठीक है। तो बस इतना ही, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, नमस्कार।